बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात का ड्रॉप सीन होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि आपने देखा, बल्कि हमारे दोस्त अदील वड़ाई साहब ने इस पर ट्वीट भी किया था कि ये जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, पहले ये मुंतज़र रहे कि किसी तरह से सिविल मिलिट्री तल्लुकात ख़राब हों, उसका इनको आसरा रहा। एक तवील अरसे तक आपने देखा कि बड़े कॉलम्स आते रहे कि फ़लाँ तब्दीली होगी फ़ौज के अंदर तो ये हो जाएगा, फ़लाँ तब्दीली होगी तो ये हो जाएगा, फ़लाँ नए कोर कमांडर्स आएंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह की बड़ी अफवाहें फैलाई गई, बड़े कॉलम लिखे गए और बड़े मुकालमे लिखे गए और बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर आपको याद होगा जब मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च लेकर आए, उस वक्त तमाम तर उम्मीदें मौलाना फजलुर रहमान से वाबस्ता कर ली गई और कहा गया कि अब फैसले सड़कों पर होंगे, खून बहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर आपने देखा मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं। PDM आई, PDM के ऊपर तो बस तय हो गया था कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी। फिर जनवरी की तारीख दी गई, फिर फरवरी की तारीख दी गई। फिर इसी दौरान जब TLP का वाला मामला बना तो TLP के ऊपर तमाम उम्मीदें जो है वो उनकी वाबस्ता हो गई। फिर जहांगीर तरीन का मामला सामने आया तो उन्होंने कहा जी आप जहांगीर तरीन जो है वो ये हुकूमत गिरा देगा। फिर आपने देखा जस्टिस काजी फायसा केस चल रहा था। ये कुछ इवेंट्स पहले थे, कुछ बाद में थे, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि काजी फायसा केस में कहा गया कि वो जो फैसला आएगा, पहले जो 19 जून वाला फैसला था कि उसमें इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगी और इस तरह की चीज़ें चलती नहीं। मुख्तलिफ सो मोटो होते रहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। एक सिंपल सी एक दरख्वास्त तो अदालत की उनके खिलाफ दायर हुई, उससे भी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। तो खैर जब हर जगह से नाकामी हो गई तो फिर तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो बशीर मेमन साहब से वाबस्ता कर ली गई। यहाँ पर मैं बशीर मेमन साहब के हवाले से बात करने से पहले एक वजाहत ज़रूर कर दूँ। जब मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ की तो कुछ लोगों ने, जो मीडिया के हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने ये तासुर लिया कि शायद मैंने जो शाहिद असलम साहब हैं, जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू किया इनका बशीर मेमन साहब का, कि शायद मैंने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कोई प्लांटेड ये इंटरव्यू किया और उनको लॉन्च किया गया, उनको जो है वो इस्तेमाल किया गया शाहिद असलम साहब को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी किसी वीडियो में शाहिद असलम साहब का नाम नहीं लिया, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो भी रिपोर्टर होता है ज़ाहिर है वो कोशिश में लगा रहता है इंटरव्यूज़ करने की। शाहिद असलम साहब के हवाले से मैं ज़ाती तौर पर उनको नहीं जानता, लेकिन मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि शाहिद असलम ये नहीं कर सकते कि वो किसी के हाथ में इस्तेमाल हों, किसी से पैसे लें या किसी के कहने पे वो ऐसा इंटरव्यू करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक रिपोर्टर को जब भी किसी का इंटरव्यू मिलता है वो करता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको याद होगा ईसा नकवी साहब ने तस्नीम असलम साहबा का इंटरव्यू किया और उसमें वो कुलभूषण वाली बात आ गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उन पर इल्ज़ाम लगाया हो, मैं तो बशीर मेमन साहब के ऊपर बात कर रहा हूँ। और बशीर मेमन साहब के ऊपर भी कोई ज़ाती ये नहीं कह रहा मैं कि उन्होंने कानून लीग से पैसे ले लिए हैं, शरीफ ख़ानदान से पैसे ले लिए। मेरा तो सादा सा सवाल यह है कि वो बहुत अच्छे बंदे होंगे, उनकी बहुत लोग तारीफ़ भी करते हैं उनके हवाले से कि वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, लेकिन मेरा तो सवाल यह है कि बशीर मेमन साहब 500 से ज़्यादा, मैंने वो फिगर भी बताई थी, 514 रोज़ या पता नहीं कितने रोज़, इतने दिन वो खामोश क्यों रहे अपने इस्तीफ़े देने के बाद। उन्होंने जब काजी फायसा का केस चल रहा था उस दौरान ये इल्ज़ामात क्यों नहीं लगाए, जब उनका फैसला आ गया फिर ये इल्ज़ामात क्यों नहीं लगाए, फिर जब रिव्यू चल रही थी उस वक्त ये इल्ज़ामात क्यों नहीं लगाए। और फिर ये भी सवालात हम पहले उठा चुके हैं कि जब उनको मई 2019 में तो रेफरेंस दायर हो गया था, उससे पहले उनको बुलाया गया था, तो वो रेफरेंस दायर होने के बाद भी कोई 191 रोज़ तक DGFIA रहे, उनको क्यों नहीं हटाया गया। इतना बड़ा हुकूमत का काम उन्होंने नहीं किया था और उन्होंने क्यों नहीं हटाया था हुकूमत ने। फिर ये भी मैं बात कर चुका हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब का पॉइंट था कि अगर इन्होंने बात नहीं मानी थी और इनको हटा दिया गया था, इनकी जगह वाजिद ज़िया आ गए थे बकौल इनके इमरान खान के अपने बंदे, तो फिर वाजिद ज़िया से वो केसेस क्यों नहीं बनवाए गए, जो केसेस ये कहते हैं कि मुझे कहा गया बनाए और मैंने नहीं बनाए। तो इसलिए ज़ाहिर है अब उनका एक पर्सनल एक इशू चल रहा है हुकूमत के साथ, उनकी वो पेंशन वाला केस, और पेंशन वाले केस में भी उन्होंने और तो बातें की लेकिन ये बात नहीं की, इस तरह की कोई बात नहीं की। अब अचानक से उन्होंने ये बात की और ये बात उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर की, कोई उसको इतनी ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे थोड़ी सी बात आई, लेकिन उसको जो प्री प्लान्ड जो हाइप दी वो दी फिर शाहजेब खानज़ादा साहब ने जैसे उसके ऊपर प्रोग्राम किया, पूरा प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में ना सिर्फ जस्टिस काजी फायसा साहब वाली बात का जिक्र किया बल्कि उन्होंने उनके तमाम वो इल्ज़ामात जो 2 साल में वो कई बार लगा चुके हैं, यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यूज़ में लगा चुके हैं, वो इल्ज़ामात वो रिपोर्टर्स को खबरें देकर लगवा चुके हैं, वो तमाम इल्ज़ामात भी दोबारा नए अंदाज से जो है उनको प्रोपिगेट किया गया, उनको सामने लाया गया और ऐसे तासुर दिया गया ये जैसे ये इल्ज़ामात सारे ये इंकशाफात पहली मरतबा हो रहे हों। उसकी ज़ाहिर है वजह एक तो यही थी कि काजी फायसा साहब केस का जो फैसला आया था उस पर मैं बात कर चुका हूँ कि इसके 24 घंटों के अंदर अंदर TV के ऊपर इनको लॉन्च किया गया। यूट्यूब के ऊपर तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन TV पे जिस तरह से पूरा एक माहौल बना के किया गया तो उसका मकसद जो है
वो यही था कि उस फैसले से तवज्जो हटे और साथ ही एक तासुर ये जाए कि जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया है कि जज साहब से कोई पूछ नहीं सकता, मनी टेल नहीं पूछ सकता, उनकी एहलियत से भी कोई नहीं पूछ सकता, और उनके हवाले से जो हकायक सामने आए हैं उनके ऊपर भी मट्टी डाल दी जाए, उनको भी ख़त्म कर दिया जाए, उनको भी आग लगा दी जाए, रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए कि उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, कोई सवाल नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि ये जो अभी जो उनके बेटे की मिल के ऊपर छापा मारा गया, उसकी बड़ी वैलिड जस्टिफिकेशन हुकूमत ने दी, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत जितनी मर्जी उसकी वैलिड जस्टिफिकेशन दे, लेकिन जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया उसके 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर जब उनके बेटे की मिल के ऊपर छापा पड़ेगा तो फिर उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये छापा ऑन मेरिट मारा गया। वो फिर तासुर यही जाएगा कि आप भी अब पर्सनल हो रहे हैं और आपने भी इसलिए उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, चाहे आप मेरिट पर वो कार्रवाई क्यों ना कर रहे हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को ये चाहिए था और हुकूमत को अभी भी ये चाहिए कि इनको जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये जुडिशल कमीशन बना भी देते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बशीर मेमन साहब पर है। इल्ज़ामात क्योंकि बशीर मेमन साहब ने लगाए हैं तो बशीर मेमन साहब को उन इल्ज़ामात को साबित करना होगा। और अब तो जब उन्होंने खुद अपना केस कमज़ोर कर लिया, जब उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कह दिया है कि उनको इमरान खान साहब ने अपने मुँह से काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम लेकर नहीं कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से केस बनाना है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने तो उनको कहा था कि आपने अच्छे तरीके से काम करने हैं, आप पहले भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और बाद में फिर जाके और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने और जो फ़रोग नसीम साहब हैं उन्होंने उनको कहा। अब फ़रोग नसीम साहब का कहना यह है कि वो जितने सीनियर कानूनदान हैं, जितने बड़े वकील हैं, जितना वो कानून को समझते हैं, तो वो कैसे इनको ये कह सकते हैं कि आप केस बनाइए, ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ FBR केस नहीं बना सकता, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाना होता है। लेकिन जो बशीर मेमन साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, अगर आप मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में देखें, वो बड़ी डिस्टर्ब थी और उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं था जिस तरह से वो पहले इल्ज़ामात लगा रहे थे। और अब जाहिर है जब उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं तो उनका अपना कंडक्ट भी फिर हुकूमत देखेगी, इदारे देखेंगे, उनके फाइनेंशियल मामलात भी देखे जाएंगे, उनकी फैक्ट्रियों और मिलों के मामलात भी देखे जाएंगे, उनसे सोर्स भी पूछा जाएगा। ये तो एक फितरी सी बात है कि जब भी कोई इस तरह से प्रोमिनेंट होता है, जब भी कोई इस तरह से इल्ज़ामात लगाता है, जब भी इस तरह से कोई खुल के सामने आता है, तो फिर दूसरी साइड भी उसका भी देखते हैं कि अच्छा इसके तो ज़रा मामला देखेंगे, ये खुद कितना साफ शफाफ और क्लियर है, और अगर वो क्लियर है तो उनके खिलाफ कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वही तबका जो तक बशीर मेमन साहब को बहुत ज़्यादा मतलब उनका काम उठा रहा है और कि जी बड़ा उन्होंने क्या कोराम मचा दिया है, क्या बात कर दिया है, क्या इनकलाब वो ले आए हैं, वही लोग ये कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ का केस का फैसला आने के बाद अब जुडिशरी अपने पाँव पर खड़ी हो गई है, अब अदलिया आज़ाद हो गई है, अब अदलिया मजबूत हो गई है, अब अदलिया ताकतवर हो गई है। तो बशीर मेमन साहब के ऊपर अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं जो उनके बेटों की फैक्ट्रीज़ और मिलों वाले, तो फिर ज़ाहिर है वो अदालत से उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन मैं बहरहाल मेरा ज़ाती तौर पर यही है कि एक तो इस मौके के ऊपर जब आपने छापे मारे तो तासुर यही जा रहा है कि आप इंतकाम में मारे हैं, वो नहीं होना चाहिए था। और दूसरा ये भी है कि हुकूमत को जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए, क्योंकि साबित बशीर मेमन साहब ने करना है कि मुझे फ़लाँ दिन बुलाया गया। अभी तो वो खुद कहते हैं ना उनको तारीखें याद हैं, ना उनको ये याद है, ना उनको वो याद है, तो वो खुद अपना केस जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद इत्तेज़ाज़ एहसन साहब भी ये कह रहे हैं कि लगता यह है कि बशीर मेमन साहब की भी कोई वीडियोज़ हैं, जिनके पास वीडियोज़ होती हैं, ज़ाहिर है आपको पता ही है, मरीम साहबा ने वीडियो दिखाई थी, तो वो कहते हैं कि इसलिए ये फर बोल रहे हैं कि शायद इनकी भी वीडियोज़ हैं। ये बहरहाल इत्तेज़ाज़ एहसन साहब की राय है। तो बाकी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने यही कहा कि सोच समझ के बात करनी चाहिए, पहले आपने इल्ज़ामात लगा दिए, हेडलाइन चलवा दी, अब आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने आपको ये बात नहीं की थी। तो बहरहाल मुझे तो ये लगता है कि इन तमाम चीज़ों का अब ड्रॉप सीन होने जा रहा है और अब इसमें वो शिद्दत नहीं रहेगी जो शिद्दत पहले थी। लेकिन दोबारा ये कहूँगा जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और बशीर मेमन साहब को अपने इल्ज़ामात को साबित करना चाहिए, वरना तो ये चल पड़ेगी रवायत, जो भी ब्यूरोक्रेट रिटायर होगा 2 साल बाद वो इस तरह का बयान दे देगा। और ये भी देखें आप, वहाँ पे जब तस्नीम असलम साहबा ने बयान दिया उसको वो कह रहे थे यहाँ पे इनको 2 साल बाद क्यों याद आया, 4 साल बाद याद क्यों आया, इतने साल बाद क्यों याद आए। अब यहाँ पे वो ये बात नहीं कहते, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तहकीकात उसकी भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, सबको इन चीज़ों को साबित करना होगा। वरना ये टॉक शोज़ की हद तक तो ठीक है, सियासत की हद तक तो ठीक है, तकरीरों की हद तक तो ठीक है, लेकिन इसके कोई कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे जिस तरह के होने चाहिए। इसके बाद NA 249 का मामला है। NA 249 पर अभी तो नून लीग की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और जो स्टे कर दिया गया है, नताइज का ऐलान रोक दिया गया है। 4 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये केस सुनने जा रहा है कि आया दोबारा गिनती होनी है नहीं होनी।
ये सारे मामलात हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, इसलिए इस्लाहात अब करनी होंगी, सिस्टम तब्दील करना होगा, वरना ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। यहाँ पे तो चलो ठीक है, इलेक्शन कमीशन फंसा हुआ है कि 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं वो पीपल्स पार्टी के नामजद करते हैं, जो 2 नून लीग के नामजद करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से बहुत बात हो चुकी है, वो किसके हैं। तो यहाँ पर तो ठीक है, वो टेंशन में है कि नून लीग की तरफ जाएँ या पीपल्स पार्टी की तरफ जाएँ, लेकिन इससे पहले NA-75 में जो उन्होंने किया वो अब आपके सामने, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ था। अब खुद शाहिद खान अब्बासी ये कह रहे हैं कि कराची इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो डस्का से भी बदतर है। अच्छा, तो डस्का में तो इलेक्शन कमीशन ने इतने लोग बरतरफ कर दिए थे, 2 प्रेस रिलीजें निकाल दी थी, बयानात तो आ गए थे, फौरन समाअत के लिए मुकर्रर हो गया था, ये हो गया, वो हो गया, फलां सबूत लाएं, फलां सबूत लाएं, फलां को फ़ोन कर दिया। सारी रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं सोए थे, कभी उसको फ़ोन कर रहे थे, कभी उसको फ़ोन कर रहे थे, कभी उसके कॉल कर रहे थे, कभी उसको कॉल कर रहे थे, फिर बयानात दे रहे थे, खबरें दी जा रही थी मीडिया को, सब कुछ दिया जा रहा था। वहाँ पे तो ये सब कुछ हो रहा था। यहाँ पे शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि डस्का से भी बदतर सूरत हाल थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ठंड प्रोग्राम है, क्योंकि वहाँ पे सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और 2 मेंबरान जो हैं वो पीपल्स पार्टी के जो है वो नामजद करता हैं, उनके लगाए गए हैं। तो बहरहाल देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। 4 मई को इस हवाले से समाअत होना है, और देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या जो है वो इसके ऊपर फैसला करता है। बाकी शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि बिलावल जो बातें कर रहे हैं वो अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको अपने कद के मुताबिक बातें करनी चाहिए। मरीम जो है वो बरह रास्त बिलावल पर तनकीद नहीं कर रही हैं, इशारे कनायों में तनकीद कर रही हैं। शाहिद खान अब्बासी बरह रास्त नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। मरीम साहबा जो हैं वो बहरहाल इस वक्त वो जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीर करती हैं, बयान देती हैं, उस तरह से बयान बिलावल के ख़िलाफ़ नहीं दे रही, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें पता है कि बिलावल भी जिस तरह से इस वक्त ऑन फायर हैं, और पहले उन्होंने इनके रगों में खून की बात की, फिर उन्होंने अब्ज़ा की बाक़ियात करार दिया है, मरीम को बचगाना करार दिया है, बचगाना सियासत करार दिया है। तो वो तो बहरहाल ज़ाती हमले कर रहे हैं, लेकिन मरीम जो है मरीम डिफेंसिव पे हैं, और मरीम बिल्कुल उस तरह से जवाब नहीं दे रही जो मरीम साहबा का मिजाज आम तौर पर देखा जाता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।